नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 18 अप्रैल 2020 को मैग्नेटिज्म के टॉपिक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 242 से, यानी 241 आउट ऑफ 360। मुझे टोटल पेपर सोल्व करने 8, जिनमें से 360 क्वेश्चन होंगे। 241 के वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं। अभी 242 से अगले वीडियो आपको पहुंचाने के लिए आज हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज टॉपिक है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई और एसी। यहां तक हम लोग का वीडियो शूट करने का आज मूड है और हम चाहेंगे इसमें सफल होकर आपके पास इसको पहुंचा दें। ठीक है डियर, तो शुरू करें बात को। क्वेश्चन 242 कि किसी एक करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबक के क्षेत्र में धारा पास लूप। भाई करंट लूप का मतलब वो करंट बहते आप जानते हो कि क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। आप जानते हो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो साउथ पोल बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्थ पोल कहते हैं। इसका दोस्तों आंसर तो बड़ा सीधा सा है कि अपन जानते हैं इस कंडीशन में ये कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू कंडीशन, वन स्टेबल और अदर इज अनस्टेबल। आंसर तो आपका ये हो गया। लो, ऐसे केस में ये 2 बार स्टेबल कंडीशन में आएगा, बट एक 2 बार इक्विलिब्रियम आएगा, सॉरी, एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक बार अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये 2 बार साम्यावस्था में आएगा, एक बार स्थायी साम्यावस्था और एक बार अस्थायी साम्यावस्था। तो लो, इस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। साम्यावस्था जानते हो आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, बट वो स्टेबल कब होता है, वो अनस्टेबल कब होता है, और एक और भी नाम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था, एक उदासीन साम्यावस्था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस पे मैं थोड़ी की आपसे बात करूंगा। ओके, आए प्लीज। देखो डियर, सबसे पहले एक बहुत कॉमन बात पे आता हूं, इस टॉपिक से बाहर आ रहा हूं मैं, पहले आपको मैं इक्विलिब्रियम समझा रहा हूं। हम जानते हैं दोस्तों, इक्विलिब्रियम की पहली शर्त होती है F = 0। भाई कोई शांति से कब बैठा रहेगा, जब उस पे लगने वाला रिजल्ट फोर्स 0 हो। सीधी सी बात है। मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पे इधर से 5 न्यूट्रल फोर्स लग रहा है, इधर से 5 लग रहा है, इधर से 5, इधर से 5, टोटल क्या हो गया 0। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सीधा खड़ा रहूंगा। इधर से 5 लगा तो इधर मूव करूंगा, इधर से लगा इधर मूव करूंगा, या मेरे पे कोई फोर्स नहीं है तो मैं स्टेबल हूं। कॉमन सेंस की बात है। ओके, अब अपन जानते हैं डियर F = क्या होता है, -du/dr। आप इसको r कह दो, x कह दो, y कह दो, कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। अब तू कह रहा है कि F = 0, तो दोस्तों ये इसका एक स्टेप होता है du/dr = 0। ये किसको बता रहा है, इक्विलिब्रियम को। लेकिन अब आपको तो आगे बढ़ना है। कौन सा, स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके डियर, तो मैं इसके लिए आपको एक ग्राफ पे लेके आता हूं। देखो आप, इधर R है, इधर आपका U है। ऐसे दोस्तों मान लो कि कोई एक कर्व बना हुआ है आपका, इधर से मान लो ये, ऐसे मान लो, ठीक है। एक कोई गेंद हमने यहां रख दी, एक गेंद हमने यहां रख दी और एक गेंद हमने यहां रख दी। समझ रहा है, कर्व U और R के बीच है। तो देख, ये गेंद चोटी पे रखी हुई है, इक्विलिब्रियम है। ये खड्डे में रखी हुई है, गहरे में, इक्विलिब्रियम है। और ये रखी हुई किसी प्लेन पे, ये भी इक्विलिब्रियम है। अब चेक ये करना है कि स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है। देख, इक्विलिब्रियम की बात तो किस चेक करेंगे, F = 0, du/dr = 0। लेकिन उसकी स्टेबल और अनस्टेबल चेक करना हो तो इसको थोड़ा सा देखो। वो कहते हैं ना, अच्छा बच्चा कौन, कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब करे तो भी डिस्टर्ब नहीं हो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस आया डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कोरोना जो है ना, ये आपका चेक कर रहा है इक्विलिब्रियम, कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है कि कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, पढ़ाई करनी है तो आपको मैं छेड़ू थोड़ा सा। देखो, इस पार्टिकल को मैं थोड़ा सा मूव कराऊंगा ना, इधर कराऊंगा तो यहां गिर जाएगा, इधर कराऊंगा तो यहां गिर जाएगा। ये कौन हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको तो यहां से यहां ले जा तो वापस यहां आएगा, यहां ले जा वापस यहां आएगा। ये कौन हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोस्तों सिंपल प्लेन है, कोई फर्क नहीं, यहां रखो वहां रखो वहां रखो। ये तो कहते हैं ना कि बिल्कुल मिट्टी का है, कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अस्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था और उदासीन साम्यावस्था। अब इसको टेक्निकल चेक कैसे करें, तो समझने का तरीका था। टेक्निकल चेक दोस्तों कैसे करें, आप देखो, इस पे आप स्लोप खींचो तो ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। यहां पर आप एक स्लोप खींचो, ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और यहां पर एक स्लोप खींचो, स्लोप क्या है, 0।
तो दोस्तों बहुत प्यारी बात डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे पास यदि du/dr दिया हुआ है और फर्स्ट बार इसको मैं डिफरेंशिएट करूं और ये जीरो आ जाता है, या मुझे जीरो करना है किसके लिए? इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए। अब यदि मुझे स्टेबल अनस्टेबल ये चेक करने हैं तो इसका तरीका होता है, इसको आप सेकंड बार डिफरेंशिएट करो, du²dr² इक्वल टू पॉजिटिव आता है, तो ये रहा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ओके डियर, यदि du² मतलब d²dr² इक्वल टू नेगेटिव आता है तो कौन हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और दोस्तों दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद यदि जीरो आता है तो कौन हो गया आपका? न्यूट्रल। आ जाओ थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, इसको मैं दोस्तों 1 नंबर कह दूं, इस पॉइंट को 2 नंबर कह दूं, इस पॉइंट को 3 नंबर कह दूं, तो ये तो किसके लिए है? 2 नंबर पॉइंट के लिए। ये किसके लिए है? ये दोनों पॉइंट के, ये सॉरी हाँ, ये 2 नंबर के पॉइंट के लिए, ये 1 नंबर पॉइंट के लिए और ये 3 नंबर पॉइंट के लिए। यदि मैं इसका सार लिखूं तेरे लिए कि d²u dx² इक्वल टू पॉजिटिव, d²u dx² इक्वल टू नेगेटिव और d²u dx² इक्वल टू जीरो। सुन ले, पॉजिटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थायी साम्य अवस्था, नेगेटिव अस्थायी साम्य अवस्था, जीरो न्यूट्रल साम्य अवस्था। क्लियर? ये पूरी काम आएगा फिजिक्स में। अब दोस्तों मैं आपके प्रश्न पे आता हूं, आपके क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूं। आपका प्रश्न किस में है? मैग्नेट में है। प्लीज पेज खाली करें, पेज खाली रखें। दोस्तों ये आप जानते हो कि कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैं कोई रखूं मैग्नेट। एक बात ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। यहां पे आप सब जानते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लाइन प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस में जाती है। ऐसे ही यदि आप मैग्नेट की बात करो तो याद करो, बाहर फोर्स लाइन N से S जाती है, अंदर N से S आती है। इसलिए दोस्तों इस मैग्नेट के N को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की भांति काम लेते हैं और S को दोस्तों नेगेटिव। ये रट्टा नहीं मारना, समझना होता है। फोर्स लाइन प्लस से चल के माइनस जाती है, यहाँ N से S जाती है, तो वहां जो काम प्लस करता है यहाँ वो काम N करता है, वहां जो काम माइनस करता है यहाँ वो काम आपका S करता है। क्लियर? पर एक बात ध्यान देना, बाहर फील्ड N से S है और अंदर दोस्तों फील्ड S से N होता है, इस बात को गौर करना। बस अब तू देख, ये तेरा S, ये तेरा N, ये लीजिए, ठीक है डियर। तो ये तेरे सामने एक डायग्राम बना हुआ है कि ये कोई बाहर एक फील्ड है, इसमें कोई एक आपका मैग्नेट रखा हुआ है, ये इसकी अक्ष बना ले। तो इस समय इसका थीटा क्या है डियर? 0 डिग्री। u इक्वल टू होता है -mb cos थीटा। अब एक दिक्कत है इसमें, देख, दिक्कत ये है कि ये मैग्नेट है, ये ऐसे रखा हुआ है तो भी तेरे क्या लगता है कि स्टेबल है, और मैं इसको देख घुमा के ऐसे रख दूं तो भी क्या लग रहा है? स्टेबल है। पर घर की बात है, नॉर्थ था वहां साउथ आ गया, साउथ था वहां नॉर्थ आ गया, इसलिए एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। ये डिसाइड कौन करेगा? एंगल। तो डियर देख, यहां थीटा क्या है? 0। क्यों? S से N, अंदर की बात हो रही है, बाहर वो डायरेक्शन, अंदर ये डायरेक्शन। दोस्तों यहां थीटा इक्वल टू क्या है? 0। तो u इक्वल टू है -mb। अब सपोज करो इसको मैं 180 घुमा दूं, तो 180 घुमाते क्या हो जाएगा? N इधर आ जाएगा, S इधर आ जाएगा, फील्ड उधर है, ये इधर है। दोस्तों यहां एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री में कोस की वैल्यू क्या होती है? -1। ये u 0 है और ये 180 है, ये तेरा दोस्तों +mb आ गया। तो कॉमन सेंस की बात है, 0 डिग्री में भी स्टेबल है। फिर समझने की कोशिश कर, ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, बट एक क्या है? ये भी इक्विलिब्रियम है, सॉरी गलत बोल गया, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल है। तो डियर ये देख, u 0 पर है, ये 180 पर है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ कम है। देखो इसको मैं दूसरी भाषा में बोलता हूं, आदमी जितना कर्जे में होता है ना उतना शांति से बैठा रहता है। आपके जब पैसा हो मस्ती करता है, एनर्जी जितनी नेगेटिव होती है आदमी उतना चुपचाप बैठा रहता है। ये सिस्टम पे लागू होता है। ये नेगेटिव है, ये शांति से बैठा है, ये लगता है बैठा, बैठा नहीं है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये स्थायी
साम्य है, ये अस्थाई साम्य है, दो बार इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। तो मेरे हिसाब से कोशिश की मैंने, और यही बात दोस्तों इलेक्ट्रोस्टेट में काम आती है। इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होता है, यहां जो m काम करता है वहां p हो जाता है, यहां जो b है वहां e हो जाता है, और थीटा आपका थीटा होता ही है। क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 243 जो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिया? ओके, ये कहता है कि कोई एक बार मैग्नेट है, ऐसे देखो ये रहा कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, आप जानते हो पोल से पोल डिस्टेंस होती है। तो कहता है बार मैग्नेट लेंथ L, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज बेंट इन द फोर आर्क्स। वो कहता है एक मैग्नेट है, उसको ऐसे मोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस क्या भैया इसकी, अगला कहता है स्मॉल m है, और इसका कैपिटल M दोस्तों, माना कि पोलर स्टेबिलिटी क्या होती है, स्मॉल m, तो ये स्मॉल m मल्टीप्लाई स्मॉल l हो गया, ठीक है। अब देख डियर, इसको ऐसे तूने मोड़ दिया ना, तो तेरे को डिस्टेंस ये काम लेनी है मेरे यार, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस भी r, ये भी r, और ये भी क्या हो गई r, ये समबाहु त्रिभुज बन गया ना, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बस ये काम की सुंदरता है इसमें। देखो यहाँ एंगल 30 डिग्री नहीं आया, एग्जाम बकवास नहीं पूछती है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये 60 भूल गए क्या, तो दोस्तों एक ट्रायंगल बन गया ना जिसकी सारी भुजाएं समान है, तो ये डिस्टेंस r, ये भी r, तो ये भी r। अब ये r कैसे निकालते हैं, तो अपन जानते हैं दोस्तों, एंगल याद नहीं क्या, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, एंगल बराबर r का अपॉन रेडियस, तो थीटा कितना है 60 मतलब π/3 आर्क, ये आर्क है तेरा, आर्क है ना, तो ये तेरा आर्क हो गया। आर्क कितना है, ये आर्क मानेंगे, तो आर्क किसके बराबर है, एल के बराबर, कि कुल लंबाई क्या है रोड की, एल है ना, अपॉन रेडियस क्या है आर। बस तो दोस्तों आपके सामने अब जो एम डैश आएगा वो एम डैश क्या आएगा, एम मल्टीप्लाई आर। स्मॉल एम चेंज नहीं हुआ है, मैग्नेट को मोड़ने से उसका पोलर स्टेबिलिटी, ध्रुव सामर्थ्य चेंज नहीं होता, आर चेंज हो गया। आर कौन है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, ये कौन होगी आर। तो तेरे सामने आर की वैल्यू क्या होगी, देख आर इक्वल टू क्या हो गया 3 स्मॉल एल अपॉन पाई, बस। तो ये स्मॉल एम तो है ही है, ये 3 एल अपॉन पाई, एम अपॉन तेरे सामने एम मल्टीप्लाई एल क्या है, एम मल्टीप्लाई एल क्या है कैपिटल एम, तो ये एम डैश इक्वल टू 3 अपॉन पाई कैपिटल एम। ये ले भाई आंसर नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 243 का आंसर 4 हो गया। फिर सुन ले, ये मैग्नेट है, इसको मोड़ा, इसे स्मॉल एम चेंज नहीं हुआ, पोल पोल के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई, ये 60 डिग्री एंगल है, तो अपने आप एक समान भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बन गया है दोस्तों, जिसकी तीनों आर्म्स बराबर होती हैं। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल आर्क कितना है एल के बराबर, ये निकाल दिया, तेरी वैल्यू पुट कर दी, एम डैश इक्वल टू 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 244 देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। चलो जी, देखो पहली बात तो ये है डियर कि इसमें हमसे पूछेगा मैग्नेटिक द्विध्रुवाघूर्ण चुंबकीय डाइपोल मोमेंट, जो हमेशा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी आपको इसका वेक्टर सम करना दो चीजों का। पढ़ लो क्वेश्चन क्या कहता है। फॉलोइंग फिगर्स शोन द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल एम, मतलब सबका स्मॉल एम है। तो कहता है विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक, मतलब सारी मैग्नेट एक जैसी है, बस केवल रखने की स्थिति अलग अलग है। दोस्तों अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है वेक्टर, तो आपको वेक्टर सम करना है भाई, इसका इधर, तो यहाँ दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। दोस्तों इसमें आप देख रहे हो ये इधर है, ये इधर है, तो यहाँ तो क्या हो गया 0 हो गया, बात ही खत्म। यहाँ एंगल क्या है 30 डिग्री, यहाँ एंगल क्या है 60 डिग्री, यानी दो वेक्टर भूल जाए यार, एक वेक्टर R1 एक वेक्टर R2, उनका ऐड करना है। ये दो 90 पे हैं, 180 पे हैं, 30 पे हैं, 60 पे हैं, भूल गया क्या। R इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा, साफ दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही मान ज्यादा आएगा। इसकी अधिकतम वैल्यू कब होती है, जब थीटा का मान 0 होता है, कि कोस 0 की 1 होती है। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आपको अगला हाईएस्ट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट तो 0 पर है, बट 0 एंगल कहीं है ही नहीं। ये 180 एंगल है भाई, वो लड़के, ये एंगल 180 है, देख
बस वो 30, वो 60, वो 90, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, ये आंसर आ गया 30 डिग्री वाला। थैंक यू। ओके डियर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 245 आप पढ़े क्वेश्चन। द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी इज -4। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैं इस प्रश्न पे देखो, ये तो मुझे पता है यार कि चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव किसकी होती है, ये प्रतिचुंब पदार्थ की होती है। प्रतिचुंब पदार्थ कौन सा दे रखा है, ये दे रखा डाई मैग्नेटिक। आंसर तो हो गया, लो आंसर की बात नहीं करूंगा, 245 का आंसर 4 हो गया। पर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आपसे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डाई मैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा होता है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। आप तो गांठ बांध लो, ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है, फंडा मेरा है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। यानी ये जिस बाह्य फील्ड से होता है मैग्नेटाइज, उसी का थोड़ा सा विरोध करता है। तो ये थोड़ा सा कपूत है, थोड़ा सा सपूत है, ये बहुत सा, ये मेरे फंडे बनाए हुए। यानी प्रतिचुंबकीय, हिंदी लिख दूं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ये थोड़ा सा नेगेटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव, ये बहुत सारा पॉजिटिव। ये मास्टर फंडा है, इसका बात सुनना, इसमें कहीं दिमाग मत लगाना आप लोग, सेट है बिल्कुल ये। तो ये आपके सामने नेगेटिविटी किस में होती है, केवल डाई मैग्नेटिक। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 246 आ जाए भाई। देखो वही, देखो आप देखो दोस्तों, हमने 42, 43, 44, 45, 46 कितने सोल्व किए, सारे के सारे क्वेश्चन है बार मैग्नेट पे। मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कहता है बार मैग्नेट इज हंग बाय ए थिन कॉटन थ्रेड इन यूनिफॉर्म ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड एंड is in equilibrium state. The energy required to rotate it by 60 degree is W. Now the torque required to keep the magnet in this new position. देखो सुधार सुनो, अर्थ तो क्या है, इसका अर्थ ये है, ये कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगला साफ कहता है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सूतली के धागे से बांध दिया और चुंबक साम्य अवस्था में है। ओके डियर, ये स्टेबल कंडीशन में है। स्टेबल कंडीशन का मतलब ये आपकी इस कंडीशन में है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू क्या है भाई, 0 डिग्री है। थीटा 1 बोल दो इसको, थीटा 1 क्या आपका 0 डिग्री है। अब वो कहता है दोस्तों इसको मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो मुझे डब्ल्यू वर्क करना होता है। एक बात सुनो दोस्तों, वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू। मेरा एक मास्टर फंडा है, परिवर्तन का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बदलूंगा नहीं कभी मैं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ओके, परिवर्तन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बट यहां एक ऑलरेडी माइनस है, तो दोस्तों यहां डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके, तो डियर यहां जो आपका डब्ल्यू बना वो डब्ल्यू बनेगा, तो जानता है यू क्या होता है, एम बी कोस थीटा। तो एम बी कोस थीटा 1, वैसे तो क्या होगा कोस फाइनल माइनस से बोलते हैं, बट माइनस के कारण पहले कौन आएगा, 1 आएगा। ओके डियर, तो फॉर्मूला बन गया एम बी कोस थीटा इनिशियल माइनस एम बी कोस थीटा फाइनल। अब नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्ट कहां से होता है, इक्विलिब्रियम से। वो थीटा क्या होता है 0, कोस 0 क्या हो जाता है 1। तो इसको अक्सर लोग क्या कहते हैं, ये एम बी बाहर निकाल के 1 माइनस कोस थीटा ऐसे लिख लेते हैं। दोस्तों याद ये नहीं करना, प्लीज इसको याद करें। ये फॉर्मूला W इक्वल टू एम बी कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल, ये फॉर्मूला वही था फाइनल माइनस इनिशियल, बट एक माइनस के कारण ये चेंज हो गया, बस एम बी 1 माइनस कोस थीटा। यहां तक क्लियर है? चलो जी, तो मैं इसको बिठा देता हूं जगह के लिए। अब दोस्तों अगला साफ कहता है W इक्वल टू एम बी 1 माइनस कोस 60। क्यों भाई, कितना घुमाया, कोस 60। कोस 60 क्या होता है 1/2। तो W इक्वल टू आ गया दोस्त एम बी बाई 2। तो एम बी की वैल्यू क्या आ गई भाई, बोल बोल, 2W आ गई। एम बी कितना आ गया 2W। ओके, अब ये कहता है कि उस एंगल पे बनाए रखने के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क क्या है। ओ लड़के, टॉर्क क्या होता है एम बी साइन थीटा। व्हाट इज एम बी 2W, व्हाट इज साइन थीटा साइन 60। ओके ओके, साथ है मेरा, 2W इक्वल टू साइन 60 √3/2। ये ले दोस्त आंसर क्या आ गया √3W, √3W। 246 का आंसर क्या हो गया भाई 1। पहले बड़ी बात, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 247, मैं इसका कोई भी सॉल्यूशन दोस्तों आपको नहीं बताना चाहूंगा, बिल्कुल माफी चाहता हूं और कॉन्फिडेंस बोलता हूं कि वो प्रश्न है देखे हुए हों तो एग्जाम में हो जाते हैं,
ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता कि जिसको याद नहीं हो और फिर नीट की एग्जाम इसको सोल्व करके निकाल दे। घर पे निकाल लोगे, 4 मिनट लगेंगे, एग्जाम में 4 मिनट कहां से लाओगे? तो मैं इस पे केवल आंसर की बात करूंगा दोस्तों। इसका आंसर नंबर 4 है और मैं तो बिल्कुल, हो सकता मेरी भाषा ठीक नहीं लगे, ऐसे प्रश्नों के आंसर आपको याद ही करने, कोई निकालना चाहो तो जिस भी कोचिंग में आप पढ़े हो ना, गारंटी टीचर ने आपको पूरा सोल्व कराया। यहां मैं उसको सोल्व करके आधे घंटा खराब नहीं करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 248 आप देखें। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले चलो आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्या है पढ़ लिया। वो कहता है कि अर्थ पे कोई एक पॉइंट है जहां एंगल ऑफ डी +25 है और बी कोई पॉइंट है जहां एंगल ऑफ डी -25 है। कोई खास बात नहीं है। अब देखो ये डायग्राम बनाया मैं, इस पे आओ। ये आपकी अर्थ है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है जिसमें मैग्नेट का साउथ पोल पाया जाएगा। ये साउथ हेमिस्फीयर है जहां नॉर्थ पोल पाया जाएगा। अब ये लाइन कौन है? हॉरिजॉन्टल। और ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, नॉर्थ पे एंगल ऑफ डी पॉजिटिव होता है, साउथ पे एंगल ऑफ डी नेगेटिव होता है। अब आ जाओ कौन है? तो ए पॉजिटिव, 25 मुद्दा नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। बस ये 2 लाइन याद रखनी है। ये डायग्राम जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 249 अब आपका टॉपिक अगला आ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुनो भाई क्या कहता है, पढ़ो। A while loop is rotated in a magnetic field, the frequency of change of direction of the induced EMF is। देखो भाई, कोई कोयल किसी फील्ड में घूम रही है, पेज खाली करना, मैं जो इसकी मास्टर बात कर लेता हूं आपसे। तो हम सब जानते हैं डियर कि आपका जो E है वो होता है -n d∅/dt। बोलो हाँ या ना? E = -n d∅/dt। फाई पूरी क्लास जानती है क्या होता है? B डॉट A। डॉट जब जब आता है कौन आ जाता है? BA cos थीटा। ओके डियर, ओमेगा = क्या होता है? θ/t। इसको रिप्लेस कर दूं तो फाई = बनेगा BA cos ओमेगा t या cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनकी वैल्यू पुट कर दूं मैं तो E = -n बाहर रखो, ये तेरा d/dt हो गया। ओके डियर, और जहां तेरा फाई है वहां क्या आएगा? BA cos थीटा। आगे चल डियर, n बाहर निकाल ले, b बाहर निकाल ले, a बाहर निकाल ले, कांस्टेंट है। कोस थीटा का क्या होता है? डिफरेंस माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस हो गया तो ये डियर तेरा क्या हो गया? साइन थीटा। ये आप जानते हो प्लस हो गया तो E = E0 साइन थीटा, या ये E = ये ज्यादा से ज्यादा E कोस थीटा बन, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आता है। E = E0 साइन थीटा भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है। स्टार्ट कहां से होता है? मीन पोजिशन से होता है, 90 से होता है। कहने का मतलब ये कि इसमें साइन और कोस आएगा। साइन और कोस का मैं आपके लिए एक कर्व खींच देता हूं, सीधी सी बात है। ये आपका साइन है तो दोस्तों कहानी स्टार्ट यहां से हुई, एक बार यहां आई, एक बार यहां आई। सुनो 1 मिनट, लो ये पेंडुलम है, ध्यान दे। चला यहां से, यहां गया, वापस यहां आया, यहां गया, वापस यहां आया। इट्स 1 ऑक्सीलेशन। तो एक ऑक्सीलेशन में यहां कितनी बार आ गया है? 2 बार आ गया। सीधा फंडा है, साइन और कोस में एक ऑक्सीलेशन में 2 बार मिनिमम होगा, 2 बार मैक्सिमम होगा एंड 2 बार बदलता है। बस क्या कहता है देख ले। ये कहता है, साफ साफ कहता है दोस्तों, क्वेश्चन बनाना भाई। तार का एक पास किसी चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता, परिभ्रमण के ईएमएफ की दिशा, दोस्तों इसकी दिशा आपकी सिंपल सी बात है कि 2 बार चेंज होगी। ये आंसर आपका हो गया इसका 4th। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 250। ये 250 क्वेश्चन पढ़ लो और इसको सोल्व करने से पहले इसकी हल्की सी थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा आपसे। देखो क्या कहता है कि ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और ये कोई लूप है जो v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। बस तो इस कहता फ्रेम में इंड्यूस्ड जो फोर्स है, ईएमएफ जो बोलते हैं अपन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो, ईएमएफ इंड्यूस्ड कह दो, फोर्स कह दो, बात एक ही होती है। ठीक है डियर, अब ध्यान दें क्वेश्चन पे कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक v वेलोसिटी से कोई फ्रेम इससे दूर जा रही है। तो दूर जाएगी तो दोस्तों फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। उसकी वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये निकालनी है आपको। क्लियर? ओके, मैं पेज खाली करें। इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, एक बात ध्यान दें कि ये कोई एक वायर है और सिंपल सा ये कोई लूप है जो इससे दूर जा रहा है। ये वायर है ना, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। देखो तो आप ये सिस्टम फिक्स हो, देखो हाथ देख लो, ये लेफ्ट राइट हैंड है ना,
इससे हाथ तार को पकड़ो, पकड़ा वायर को, ये डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन। तो इस जगह इसके कारण परपेंडिकुलर नीचे की ओर और यहां खड़े हो तो अपन कह सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब सपोज करो कि इस कॉइल को मूव कराऊं मैं, तो ये कॉइल कहां मूव कर रही है? उस फील्ड में, उसकी काट रही फोर्स लाइन, फ्लक्स चेंज है, तो इसमें एक इंडक्शन आएगा, यानी इस करंट के कारण एक फील्ड पैदा हुआ। उस फील्ड में इस कॉइल ने मूव किया, मोमेंट किया, उस मोमेंट के कारण इसमें एक इंडक्शन आया और उस इंडक्शन कारण इसमें करंट फ्लो होगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों यहां एक बात सुनो, यहां एक माइनस का साइन होता है, E = -N/d∅/dt। फ्लक्स चेंज के कारण जो इंडक्शन होता है वो हमेशा उस कारण का अपोज करता है। मेरा डायलॉग है कि वो बेटा है जो अपने बाप को मारने की कोशिश करता है, जिसे पैदा होता है उससे विरोध करता है। अब देखो ये कॉइल इससे दूर जा रही है, ये क्या कहेगा? दूर मत जा। ये तरीका है, इसका फंडा है, गिरता है तो गिरने मत दो, चढ़ता है तो चढ़ने मत दो, पास आता है तो पास मत आने दो, दूर जाता है तो दूर मत जाने दो। ये इसको दूर नहीं जाने देगा, दूर नहीं जाने देगा तो एक करंट ये, एक करंट ये, तो ऐसी करंट बहाओ जिसके बीच में क्या हो? अट्रैक्शन। अब याद करो, चार्ज में तो प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है, बट करंट में सेम करंट के बीच अट्रैक्शन होता है। लो दोस्तों ये करंट बहेगी, ये एस बनेगा। लो जी, ये इसका बेस्ट एग्जांपल। आप ज्यादा दिमाग तो इसमें ये वायर करंट बह रही है, करंट फ्लो है, इसके कारण इंडक्शन होगा। दूर जाने से इंडक्शन है तो दूर जाने का विरोध करेगा तो अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचना मतलब क्या चाहिए? इसको अट्रैक्शन फोर्स चाहिए, और करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो अट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब है करंट में अट्रैक्शन रिपल्सन चार्ज का उल्टा होता है। ओके डियर, तो यहां तक इसका एक कॉन्सेप्ट था। थैंक यू। एक कॉन्सेप्ट यहां तक काम आया। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि माना कि कोई वायर है जिसकी लंबाई L है, वो किसी B फील्ड में V वेलोसिटी से वही कहानी मूव करता है। यहां कोई फील्ड है, ये मान लो फील्ड है, B वहां मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है डियर, और L इसकी लेंथ है और V वेलोसिटी से ये मूव करता है। तो इस वायर के दोनों पॉइंट X और Y के टर्मिनल्स के बीच वो इंड्यूस्ड EMF होगा। वो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हो, वो हमेशा याद रखो, वो होता है BVL। और आप एंगल की बात करना चाहो तो रियल वो होता है E = BVL sin थीटा। लेकिन यहां आप देखते हो B किधर है? नीचे की ओर, V किधर है? इस तरफ, तो इसके बीच एंगल क्या हो गया? 90। तो sin 90 वाली क्या हो जाती है? 1। तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, E = BVL। ओके, थैंक यू। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में थर्ड लॉजिक काम आएगा। वो थर्ड लॉजिक क्या है कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कारण किसी R डिस्टेंस पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत काम का है, μ0I = 2πr, μ0I अपॉन B = μ0I अपॉन 2πr। ओके, थैंक यू। हाँ तो डियर, वो जो आपका प्रश्न था इसको मैंने पूरा बना लिया। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मैंने दो करंट के बीच अट्रैक्शन रिपल्शन समझाया, फिर मैंने किसी भी एक करंट कैरिंग कोई वायर है उसमें जब फ्लक्स चेंज होता तो करंट फ्लो हुई, वो कितनी हुई? E = BVL sin थीटा, थीटा 90 हो जाता है इसमें ऑलमोस्ट, तो E = क्या है? BVL। अब आप देखो कि ये साहब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, ये आपकी लूप है जिसमें मैंने बता दिया करंट कैसे बहेगी, क्लॉकवाइज, उसकी बात भी कर दी। ये क्या जा रही है? V वेलोसिटी से। ये डिस्टेंस क्या है? x। ये दोस्तों टोटल A है, तो ये क्या बच गई? A/2। ये कितनी बच गई? x - A/2। और वो ये वायर कितना हो जाएगा? x + A/2। ठीक है, अब मैं इसको V से उधर मूव कराता हूं, तो दोस्तों एक फोर्स इस पे लगेगा, एक फोर्स उस पे लगेगा। याद करो, तो इसको मैं कह दूं PQRS। तो आप देखो PQ जो है इस पे फोर्स क्या होगा? इस पे आपका अपन जानते हैं इसके सिरों पे E क्या डेवलप होगा? क्या डेवलप होगा? BVL। इस PQ के टर्मिनल्स पे एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा। कितना होता है? बहुत आराम से समझो, BVL। अब B क्या है इस वैल्यू पे? तो B आपको पढ़ा दिया आपको मैंने, क्या है B? B दोस्तों क्या है? μ0I अपॉन 2πx - A/2। बोलो कहां दिक्कत है क्या? तो इस पॉइंट पे B तो क्या है? μ0I। एक मिनट, अपन इसको दोस्तों कैपिटलाइज कर लेते हैं। इसमें मानो बहने वाले करंट को अपन
स्मॉल आई कर लेते हैं तो इसको अपन यहाँ कैपिटल आई कहेंगे, क्योंकि बी कौन पैदा कर रहा है, बी तो कंडक्ट वो पैदा कर रहा है ना। तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई एक्स ए माइनस बी, राइट, किस पे, पी क्यू पर है। ओके डियर, अब आप ये किसके लिए है, पी क्यू के लिए है। या दोस्तों क्यू आर और एस पी निकालना होता है, क्यों, क्यू आर का एंगल क्या है, थीटा, 0 हो जाएगा, एस पी का एंगल क्या है, खत्म। फिर आपका आर एस, तो अपन थोड़ा कलर चेंज कर लें इसका, लो आर एस के लिए निकालें, तो आर एस के लिए दोस्तों वही आपकी कहानी, ई इक्वल टू क्या है भैया, बी वी, इसको आपको B1 कहना पड़ेगा, इसको B2 कहना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ अलग इंटेंसिटी अलग इंटेंसिटी, पूरी बात समझने के लिए। अब तेरा B2 क्या है, मेरे साथ हो जा, म्यू 0 आई B2, ये डिस्टेंस कितनी, x प्लस a बाई 2, बोल बोल, तो ये तेरा 2 पाई x प्लस a बाई 2। हाँ डी, यहां तक हो रहा ना। हाँ, इसमें देखो अपने से B1, इसको आपको V और L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो B1, ये B1 हो गया ना, तो आपका जो E की वैल्यू आएगी उसमें ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, VL से। यहां इसको अपन ने यदि E लिख दिया तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों अपने को, VL से। अब यदि मैं इस पूरी बात को समझाऊं तेरे लिए, माना कि डियर यहां E1 डेवलप हो रहा है और इस टर्मिनल्स पे E2 डेवलप हो रहा है, तो देख थोड़ा ध्यान दे, मेरी बात साथ दे। E1 का रियल फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई एक्स माइनस a बाई 2 मल्टीप्लाई क्या होता है, VL। तो V तो है V, बट L यहां क्या है, L इस वायर की लंबाई है जो एक्चुअली इसने क्या ली है, A ली है। तो दोस्तों अपन यहां क्या कहेंगे, A गुणा V। अब तेरा E2 क्या है डियर, E2 क्या है, म्यू 0 आई तो आई रहेगा, ये तेरा AV रहेगा, ये तेरा बन जाएगा 2 पाई x प्लस a बाई 2। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसकी नीचे की ओर है, अपोजिट होना है। तो हकीकत दोस्तों देखा जाए तो अपन इसको मिटा दें यहां से, तो ये जो लूप बन रहा है ये लूप इस तरह से बन जाएगा, इसमें इस प्रकार से बैटरी बन जाएगी जो इसका अपोज करेगी। इसको मैं E1 कह देता हूं और इसको मैं E2 कहता हूं, ये इसका रूल बन जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज बन गया। अब दोस्तों मैं E1 से E2 को माइनस करूं तो प्योरली मैथमेटिक्स है, कर दें आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों E1 माइनस E2, देख डियर, म्यू 0 आई ए वी 2 पाई कॉमन है ना, बाहर निकाल ले, म्यू 0 आई ए वी 2 पाई बाहर निकाल, क्योंकि ये बचा ना, ये क्या है 1 अपॉन एक्स ए बाई 2 माइनस एक्स प्लस ए बाई 2, ठीक है। अब याद कर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो एलसीएम करेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ले भैया पूरी बात करेंगे यार, कोई आर्स नहीं करेंगे अपन। तो रिजल्टेंट क्या हो गया रहे, म्यू 0 आई ए वी अपॉन 2 पाई, और ये स्टेप क्रॉस करके यहां कर तू कहता हूं तेरे लिए, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आएगा ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ये तरह इधर आएगा एक्स प्लस ए बाई 2 माइनस एक्स प्लस a बाई 2, एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो तेरे सामने फॉर्मूला क्या बना, म्यू 0 आई ए वी, ये तेरा a बाई 2 है तो ये 2 और नीचे आ जाएगा, ये तेरा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये a से स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू 0 आई ए स्क्वायर वी 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब ऐसा ऑब्जेक्ट कौन सा है हमें वो देखना है। तो डी आप क्वेश्चन में आए, तो क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इसको मिटा दो सोल्यूशन को, तो पढ़ा आपके पास, तो आपके सामने क्लियर से दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपका इसका 250 का आंसर नंबर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आंसर नंबर दोस्तों हमारा इसका 1 हो गया। लो जी, तो हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 250 एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब देखा जाए तो डायरेक्शन वगैरह का सब कुछ काम आ गया। हकीकत देखा जाए तो EMI के सारे कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में काम आए, और इजी सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा पेशेंस से उसमें काम करना था अपने को, ठीक है। और ऑब्जेक्ट देखिए फिर आंसर टिक मारना, क्योंकि उसमें आंसर आपकी इच्छा नहीं थी, जो ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सोल्व कर लिया। अब आउट 251 पे दोस्तों टोटल करने 360, हम 251 पे आ गए। आप बिल्कुल ढाल में मामला आ गया, चिंता मत करो। ये कहता है लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्लो थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज 4 × 10⁻³ वेबर, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड इज। देखो दोस्तों इसमें बुद्धि मत लगाओ, इसका मास्टर फॉर्मूला होता है N phi इक्वल टू Li। बहुत स्पष्ट क्वेश्चन है, कैसे आपको कैसे आया, लो जी, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, बता हाँ या ना, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
आई, जितना ज्यादा आई है उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज है, उतना सब खेल है ना बस। तो फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होगा, एल आई, लूप एन है, एन फाई कर दो यार, बड़ा सिंपल सा है। तो डियर बड़ा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एन फाई इक्वल टू एल आई। मुझे क्या चाहिए भाई, इसका एल चाहिए, तो व्हाट इज एल, एन फाई अपॉन आई। एन कितना है डियर 1000, फाई कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, आई कितना है 4। ले भाई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया डियर, ये तो बात ही नहीं है, ये इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 1 हेनरी। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 252 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल बात भी इसकी की थी मैंने। ये माना कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी रेडियस मान लो कि आप कैपिटल आर है। ओके डियर, अब कैपिटल आर है, एक पॉइंट दोस्तों माना कि यहां रखा हुआ ए और एक पॉइंट है कोई बी, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आर ए लेस देन कैपिटल आर और आर बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। आप ऐसे समझ लो इसको, ए है वो छोटा है बाहर है। तो यहां एक बात ध्यान देना, ए पॉइंट पे बी ए पॉइंट पे आपको निकालना हो अंदर के पॉइंट पे, तो इसका फॉर्मूला होगा म्यू 0 आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान दे क्लास, म्यू 0 आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों बीबी जो बाहर है, बाहर का फॉर्मूला जानते ही हो, म्यू 0 आई बट्टे क्या होता है 2 पाई, म्यू 0 आई बट्टे हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर, यहां स्मॉल आता है, इसलिए ये बी तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी आर के इनवर्स है। बस अब दोस्तों आर की जगह बी ए में क्या पुट करेंगे a/2, यहां क्या पुट करेंगे 2a, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका रेशियो क्या आ जाए दोस्तों 1। क्लियर, ये कल बात हो चुकी थी मेरी। इनसाइड इंटेंसिटी क्या है, आउटसाइड इंटेंसिटी क्या है, आपको याद क्या रखना है, इनसाइड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और आउटसाइड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 253 एक ठीक सी प्रॉब्लम है। इसमें लो, इस प्रश्न पे जाने से पहले आपको थ्योरी पे लेके आता हूं दोस्तों। रियल में आप लोग पढ़ रहे हैं E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। थोड़ा देख लो इस टॉपिक को यार। फ्लक्स में रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज जो है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, माइनस का साइन आता है, एक लाइट हो गया, ये वो बेटा जो अपने बाप को मारने की कोशिश करता है, उस कारण का विरोध करता है, इस कारण से पैदा होता है। एन लूप्स है। अब आपको देखो पढ़ा चुका मैं, फाई इक्वल टू क्या है बी डॉट ए, तो फाई इक्वल टू दोस्तों क्या है बी ए कोस थीटा। इनकी वैल्यू पुट करो तो ई इक्वल टू माइनस एन बी ए कोस थीटा अपॉन डी टी। अब देखो भाई सीधी सी बात है, डी के अंदर बी भी है, ए भी है और थीटा भी है। जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो चेंज होती है उसको चेंज कर देते हैं। तो थीटा तो दोस्तों यहां पर क्या है 0 है, इसलिए कोस 0 का मान तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया नॉर्मल 1 हो जाता है। ई इक्वल टू माइनस एन डी बी ए अपॉन डी टी। अब इस प्रश्न में साफ साफ कह रहा है dB बाई dt की रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब dB बाई dt क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ए कांस्टेंट है, ए कौन सा जिसके अंदर फ्लक्स है वो बड़ा आर नहीं छोटे वाला आर, बस उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो E इक्वल टू माइनस एन, ये तेरा ए हो गया, तो ये क्या आ गया पाई आर स्क्वायर dB बाई dt, बस। ओके ये तेरे काम करना है। और सेकेंड लूप में कोई फ्लक्स चेंज है ही नहीं तो वहां 0 है, तो इसका दोस्तों आंसर आपका हो गया थर्ड। अब आप क्वेश्चन में आ जाएं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रहा माइनस dB बाई dt पाई आर स्क्वायर लूप फर्स्ट और 0 लूप सेकेंड। स्पष्ट कह रहा है, देखो ये dB बाई dt चेंज हो रहा है। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 254 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करने जा रहा हूं, इस टॉपिक को लपेटता पूरे को। ये दोस्तों ये क्या है प्रश्न पढ़ा लो आप। एक्चुअल में देखा जाए तो आप जानते हो दोस्तों इंडक्शन 2 प्रकार का होता है, सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। आप जाना ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल में क्या कि एक कॉइल में चेंज होता है और दूसरी में उसका इफेक्ट आता है। मतलब क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन, आप छोटे थे ना कहानी सुनते थे क्या, एक राजा की जान एक तोते में थी, तोते की टांग तोड़ दो राजा की टांग टूट जाती थी, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। या और बताऊं एक जुड़वा फिल्म है, एक सलमान खान के मारो दूसरी लगती है, वो भी क्या म्यूचुअल इंडक्शन है। चेंज कहीं और करो असर कहीं और हो, तो इट कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन है। तो ऐसे जॉलीवुड में बात करने की इच्छा थी, ये हो गया ठीक है, पढ़ लिया। अब आप पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक थ्योरी पे आता हूं, आप प्लीज पेज खाली करें।
देखो डियर, आप जानते हो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये टॉपिक स्टार्ट यहां से होता है। नेगेटिव इस बात को शो करता है कि उस काज का अपोज करता है जिस काज से ये इंड्यूस्ड होता है, या ये वो बेटा जो बाप को मारने की कोशिश करता है, मेरी भाषा में। अब डियर मैं तेरे को फाई की वैल्यू बताऊं तो फाई होता है बी ए कोस ओमेगा टी। अब अपन इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके सामने आएगा माइनस एन डी बाई डी टी, यहां ले लो, और इसको आप केवल बी ए कोस थीटा, भी एक ही बात है, थीटा ओमेगा टी की बात होती है। थीटा दोस्तों यहां अक्सर जीरो करके कोस जीरो का मान ए कर लेता है, ये माइनस एन डी बाई डी टी बी डॉट ए, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। E इक्वल टू माइनस एन डी बी ए डी टी। क्लियर? बी चेंज कर रहा है तो ए बाहर आ जाएगा, तो डी बी बाई डी टी हो जाएगा। कई बार बी कांस्टेंट होता है, एरिया चेंज करता है, तो इसमें जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और किसी एक में चेंज आपको, देखो तीन चेंज में से कोई करना होगा। बी बदलो, चाहे बी में चेंज करो, चाहे ए में चेंज करो, चाहे थीटा का मतलब कोयल की सिचुएशन लोकेशन चेंज करो, चेंज करोगे तो ही फ्लक्स परिवर्तन होगा ना। एन तो आप एक बार कोयल बना दी तो चेंज कर सकते नहीं, तो E इक्वल टू माइनस एन डी बी ए अपॉन डी टी हो गया, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया। ठीक है साहब, अब यदि मुझे इंड्यूस्ड वोल्टेज से आई चाहिए तो मैं जानता हूं E इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन आर। दोस्तों E क्या है, तेरे सामने है एन डी फाई डी टी, आर से डिवाइड कर दे। अब इस प्रश्न में दोस्तों क्यों पूछता है, तो मैं जानता हूं I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू क्या हो गया रे, I मल्टीप्लाई डी टी, इस I को डी टी से तो मल्टीप्लाई कर, इस माइनस को खत्म कर देना ऐसे करना चाहे तो एन डी फाई आर डी टी कैंसिल आउट है। मेरे भाई आप इस थोड़ा कलर चेंज देखें, E के साथ भी डी टी आया है, I के साथ भी डी टी आया है, लेकिन इस डी क्यू के फॉर्मूले में कहीं डी टी नहीं आया है, यानी फ्लक्स चेंज की स्पीड धीरे हो या तेज हो, इंड्यूस्ड चार्ज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है भैया। ओके, अब मैं तेरे क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, स्टार्ट करें। ये आपकी प्रॉब्लम है कि कोई एक सोलेनोइड है, इसका ये डायमीटर है, ये इतने फेरे पर मीटर है, इसकी रेडियस है, उस पे 100 फेरों वाली एक दूसरी कोयल है, जो दोनों संपाती हैं, कोक्शियल हैं। परिनिलिका में प्रवाहित धारा जो है वो एक स्थिर कम हो रहा है, कितना 0.05 सेकंड में 0.4 एम्पीयर सुन जाती है, कुंडली का प्रतिरोध इतना है। पहली बात सुनो रहे, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमसे क्यों पूछता है, याद करो क्यू में टी का कोई रोल नहीं होता है। शुरू करूं, पेज खाली करें भैया। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है, इस तरह से ये आपका मूल डायग्राम है और इसमें आपको इंडक्शन करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है। यहां चेंज करेंगे, उस चेंज का यहां पर इंपैक्ट जाएगा। ओके, तू जानता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, माइनस एन, व्हाट इज फाई, बी ए अपॉन डी टी, या अपन फाई को दोस्तों बी डॉट ए भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर आपने सिंपल ले लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस एन बी ए अपॉन टी। साथ में मेरा माइनस बी ए अपॉन टी, क्योंकि E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी है, तो आप फाई को बी डॉट ए भी कह सकते हैं ना, तो चेंज को खत्म कर दे, टोटली बात कर लेंगे। अब आप देखो दोस्तों बी क्या है, बी होता है म्यू जीरो स्मॉल एन आई। गौर करना रहे, ये स्मॉल एन है वो कैपिटल एन है, कैपिटल एन टोटल लूप है, स्मॉल एन नंबर ऑफ लूप इन यूनिट एरिया है। ध्यान रखना, बस इसमें मुद्दे की बात इतनी है, बस इसमें गड़बड़ मत करना कहीं आप लोग। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देखो दोस्तों, तो ये तेरे सामने E इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एन, कर दो इसको, म्यू जीरो एन आई ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन टी। साथ दे मेरा, हो गया तेरे सामने सामने है, माइनस एन बी की जगह म्यू जीरो एन आई पाई आर स्क्वायर बाई टी। ओके डी, पूरा करो तेरे शोल्डर पे, ये तेरा ई हो गया। अब तेरे को इसका आई बनाना है, तो आई क्या होगा, ई बाई आर। तो इसमें तो एक काम कर, हटा दे माइनस यहां से, स्मॉल एन कैपिटल एन म्यू जीरो आई पाई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर। एक मिनट भाई, अब यहाँ इस आर को अपने स्मॉल आर करना होगा,
अपना हाथ रुकता है आदमी का, इसको अब स्मॉल आर कर दो, ये आपको स्मॉल आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि कैपिटल आर किसको बता रहा है, रेजिस्टेंस को। देखो क्वेश्चन अपने आप रुकता है या चलता है। अब आपको दोस्तों DQ चाहिए, तो DQ क्या होता है, आप जानते हैं I इक्वल टू DQ बाई DT, तो DQ क्या होगा, I गुना DT। ठीक है डियर, इसमें आपका नीचे T भी है। अब आप इसको Q चाहिए तो इसको T से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों ये Q का फॉर्मूला हो गया, ये लो म्यू 0 स्मॉल n कैपिटल N I पाई कैपिटल R स्क्वायर बट्टे कैपिटल R, ये T से डिवाइड को, T का कोई रोल इसमें होता ही नहीं है, बस इसमें वैल्यू पुट कर लो। म्यू 0 वैल्यू क्या होती है, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7। स्मॉल n क्या है, क्वेश्चन में आए, स्मॉल n दोस्तों ये रहा 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4। कैपिटल N क्या है, आप क्वेश्चन में देखें तो दोस्तों आपका ये 100 टर्न्स है, बस अगला पेज निकाले। रेडियस क्या है R, वो दे रखी है। कैपिटल R क्या है, इस रेजिस्टेंस से, इन सबको दोस्तों गुणा भाग करोगे तो इसका आंसर 32 माइक्रोकूलम, बिल्कुल फैक्ट आता है। तो इस प्रश्न में स्मॉल n कैपिटल N ये दो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा T का कोई रोल नहीं है, क्योंकि DQ पूछा है, मैंने कंप्लीट आपको सोल्व करके बता दिया। ठीक है डियर, ये म्यूचुअल इंडक्शन है, एक कोइल में करंट चेंज हो रही है, दूसरे में चेंज का इफेक्ट देखता है, बट इफेक्ट देख रहा है वो चार्ज का, इसलिए वो धीरे चेंज कर रहा है या तेज चेंज कर रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 255 और ये EMI का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आप देखो दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पूरा, पढ़ लिया। ये कहता है कि कोई कोइल है, उसका एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, उसमें 800 लूप है और ऐसे किसी क्षेत्र में केवल लंबवत रखी हुई है, क्षेत्र के कहां रखी हुई है, परपेंडिकुलर। ओके डियर, अब वो कहता है इस कुंडली को 0.1 सेकंड में इसके किसी समतल अक्ष के चारों ओर 90 डिग्री घुमा दिया जाए। ठीक है डियर, वो उसके परपेंडिकुलर रखी हुई थी, ठीक है ना डियर। तो रेफरेंस हमेशा हम क्या मानते हैं, उसकी खींची गई नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं, तो वो 0 से 90 घूमेगी, कहने का मतलब ये है। तो आपको EMF चाहिए, तो ध्यान दे क्लास, E इक्वल टू एन डी बाई डी टी। फाई तो जानता क्या होता है, BA कोस थीटा। मैंने एक बात कही ना, यहां चेंज या तो B का करो या A का करो या थीटा का, तो इस क्वेश्चन B नहीं बदल रहा, A नहीं बदल रहा, या थीटा बदल रहा है। अब थीटा भी दोस्तों 0 से 90 पे जा रहा है, तो पहले क्या था, कोस 0, फिर क्या हुआ, कोस 90। कोस 90 क्या हो जाता है, 0, तो वैल्यू 1 होगी ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं तेरे लिए दोस्तों, एन BA अपॉन टी, एन BA अपॉन टी। बात को तो समझे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल, रियल तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा इनिशियल। पर कहना मतलब ऐसे क्वेश्चन में 90 डिग्री घुमाता है ना, तो दोस्तों पहले 0 से 90 डिग्री गया तो ये BA होता है। ध्यान दो, ऐसे प्रश्नों में यदि कोयल को घुमा दे 180 डिग्री तब तो 2BA होता है, याद कर ले। यदि कोयल घूम गई 180 तो कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल, कोस 0 का मान भी 1, कोस 180 का मान भी 1, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो गांठ मान ले, यदि कोयल 180 डिग्री घूम गई तो 2BA आएगा, और कोयल घूमती 90 डिग्री तो कौन काम आएगा, BA। बस अब तेरे सामने सामने कर देते हैं। ले, n की वैल्यू क्या है डियर, 800, B की वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5, A की वैल्यू क्या है 0.05, T की वैल्यू क्या है 0.1। इसको दोस्तों गुणा भाग कर लो, एग्जैक्टली इसका आंसर आता है 0.02 वोल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। फिर सुन ले, ऐसे प्रश्नों में यदि कोयल घूम गई 180 डिग्री, कहां से, इक्विलिब्रियम से, ये गांठ माने कहां से, इक्विलिब्रियम से, तो 2BA काम आएगा, और 90 डिग्री घूम गई तो BA काम आएगा। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है AC, प्रत्यावर्ती धारा। बहुत प्यारा टॉपिक दोस्तों। इसमें पिछले 8 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं, ये 256 से लेके 256 से लेके और दोस्तों 264 तक, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है। और बहुत सिंपल सा टॉपिक कह सकता हूं इसको मैं, शुरू करूं तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट कर लिया, सर्किट कर लिया, धारा का चुंबकीय प्रभाव कर लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर लिया, मैग्नेटिज्म कर दिया, EMI कर लिया, और अब हम लोग आ रहे हैं AC पे, और ये इस पार्ट का आखिरी टॉपिक। उसके बाद आप जानते हो रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स और मॉडर्न पे आ जाएंगे, यानी NCERT का 12th की सेकंड बुक आ जाएगी, NCERT की 12th की फर्स्ट बुक अपन आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक, आ जाओ जी। क्या कहता है डियर,
A coil of self induction L is connected in series with the bulb B and AC source brightness of the bulb decreases when। ये कहता है कुंडली का स्वप्रेरण L है, श्रेणी क्रम में एक बल्ब लगा दिया, AC स्रोत जोड़ा, इस बल्ब के प्रकाश की तीव्रता कम कैसे हो। देखो डियर, ध्यान दे क्लास, ये आपका कोई बल्ब है, ये आपका AC सोर्स, ध्यान करना रहे। अब AC आ गया, अब करंट की डायरेक्शन है, नहीं बता पाएंगे बस। अब ये कहता है इस बल्ब की तेरे को चमक कम करनी है। चमक कम होने के, ब्राइटनेस कम होने के दो तरीके हैं भाई, मतलब इसमें आई कम करनी है, सॉरी मतलब दो आई कम करनी पड़ती है। आई कम करने के दो तरीके हैं, या तो सप्लाई कम कर या जेड बढ़ा। सप्लाई तो कम कर नहीं रहा, जेड बढ़ा, तो इसका जेड कैसे बढ़ेगा। जेड बढ़ने का तरीका आर बढ़ा दे या एक्सएल बढ़ा दे। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, तो इसका एल बढ़ा दे, तो एल बढ़ाने से एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ाने से जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ाने से आई कम होगी, आई कम होगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस परिपथ के संधारित्र एक्स एल एक्स से जोड़ दिया जाए, नहीं मतलब ही नहीं है। कुंडली के ये रहा, कुंडली में लोहे की एक छड़ डाल दो, सीधी सी बात है। लोहे की रोड डालने का मतलब आपका एल बढ़ गया, एल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया, जेड बढ़ गया। तो दोस्तों आंसर नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड, 256 का आंसर हो गया 2। ओके, थैंक यू दिया मैंने। अब अगले क्वेश्चन करने से पहले एसी के बारे में कुछ बेसिक बातें आपसे कर लेता हूं, ठीक है। पेज खाली करें सुनील सर। देखो पहला पॉइंट दोस्तों, एसी में एक होता आरएमएस, एक होता पीक। सीधी बात करूं, पढ़ाओ आपका आई आरएमएस इक्वल टू होता आई नोट बाई √2, ठीक है। लेकिन एसी में डेटा हमेशा आरएमएस में काम आते हैं। प्रश्न में जब तक अगला डेटा के 7 कोष्ठक में पीक नहीं लगाए तो वो हमेशा आरएमएस रहेगा। अगली चीज, एसी के इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या पढ़ते हैं, आरएमएस। एमीटर क्या पड़ेगा, करंट, आरएमएस में। वोल्टमीटर क्या पड़ेगा, वोल्टेज डिफरेंस, उसके पड़ेगा आरएमएस में। ओके, ये ध्यान रखना चीज का। अब एक बात सुनना, यहां अपन एक सिंपल सर्किट बनाए, ये एल है, ये सी है, ये आर है, और ये दोस्तों आपकी कोई सप्लाई है। तो ये अपन कहते हैं कि ये XL है, ये XC है, ये R है। करंट वही सीरीज में करंट सेम रहेगी और पैरेलल वोल्टेज डिफरेंस सेम रहेगा। अब डियर मैं कह दूं इसके सिरों पे VL का ड्रॉप हो गया, यहाँ VC का ड्रॉप हो गया, यहाँ VR का ड्रॉप हो गया। यहाँ 2-3 फॉर्मूले हैं, एक साथ देख लो आप लोग। Z निकालना हो मुझे तो मैं क्या कहूंगा, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यदि मुझे टोटल V चाहिए तो दिमाग मत लगाओ, इसके साथ V के साथ R लगा दो, इसके साथ L लगा दो, इसके साथ C लगा दो। यदि दोस्तों ऐसे इनको मैं जोड़ दूं सीरीज में, तो पैरेलल में जोड़ तीनों को, ये मान लो L है, ये C है और ये R है, तो यहां जो I का सम होगा वो ऐसे हो जाएगा, IR² प्लस IL माइनस IC का स्क्वायर। बस सीरीज में वोल्टेज का सम होता है, पैरेलल में करंट का सम होता है, बट ये डीसी नहीं है, एसी है, रूल ये काम आएगा। ये बहुत कॉमन चीज है। अब अपन पेज एक बात और देखें, यहां एक मास्टर फंडा मेरे पास, इसको बोलता हूं मैं जीरोक्स मशीन। लो जी, मेरी मास्टर चीज है भैया, मेरी क्लास का एसी का श्रेष्ठ लगता है मेरे को ये ZRX। दोस्तों एक्स आप जानते हो, XL माइनस XC होता है। यदि मुझे कहीं cos फाई चाहिए तो क्या दिक्कत है, मैं R/Z कर दूंगा। मुझे कहीं sin फाई चाहिए तो X/Z कर दूंगा। मुझे कहीं tan फाई चाहिए तो X/R कर दूंगा। भैया मैं तो मानता हूं जिसको जीरोक्स मशीन का फॉर्मूला आता है ना, वो कहीं बात नहीं खाएगा इसमें। क्यों, इस टॉपिक में तो sin फाई आएगा या cos फाई आएगा या tan फाई आएगा, और तीसरा चौथा तो आता ही नहीं है कुछ। तो ये है ZRX। क्लियर, सर मिटाएं। अब हम लोग आते हैं हमारी प्रॉब्लम में 257। हाँ तो डियर, ये हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पे। आ जाओ जी। अगला साहब कहता है दोस्तों ऐसा करो, आप ऐसे ट्रांसफार्मर का ऐसे डायग्राम बना लो, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक है डियर। प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कितना है, अगला साहब कहता है प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है 200 वोल्ट, प्राइमरी की पावर कितनी है 3 किलोवाट, और प्राइमरी की करंट आपसे पूछ रहा है। सेकेंडरी में आ जाओ, तो सेकेंडरी की पावर क्या होगी दोस्तों, इफिशियंसी 90% है। मैं एक बात सीधा लिख दूं आपको लोग, इफिशियंसी हमेशा होती है आउटपुट बट्टा इनपुट। दोस्तों 3 किलोवाट की इफिशियंसी 90 काम आई तो 9 27 से तो 2.7 होगी ना, सीधा लिख दूं आपको तो 2.7 किलोवाट। और अगला साहब कह रहा है सेकेंडरी करंट दे रखी है अगले ने, IS की वैल्यू है 6 एम्पियर और VS की वैल्यू आपको फाइंड आउट। बस क्या दिक्कत है यार, इधर P = VI,
P इक्वल टू वी आई। कहाँ दिक्कत है, ये तेरा कोण है 3000, ये है 200, तो आई पी कितना हो गया भाई 15 एम्पियर। बाद में क्या पूछा है, विद्युत धारा का मान, तो 15 एम्पियर तो आ गया, बट 15 तो 3 जगह दे रखा भैया। आगे चल, इधर आ जाए इक्वल टू, यहाँ P इक्वल टू वी आई, वी इक्वल टू P अपॉन आई, कितना आया 450, तो 450 और 15 एम्पियर, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, दूसरा। तो 257 का आपका सेकंड आंसर हो गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया, ट्रांसफार्मर प्राइमरी बना लो, सेकेंडरी बना लो, इफिशियंसी से इसको निकाल लो। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 258 आप देखें, resistance R draw power P when connected to an AC source in an inductance is now placed in series। दोस्तों सीधा सा अर्थ इसका ये है कि पहले केवल R है तो पावर P है, अब इस R के साथ में एक L और जोड़ देता हूं तो मेरी नई पावर क्या हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों जब केवल R है तब तो सीधी सी बात है, P इक्वल टू हम जानते हैं E स्क्वायर अपॉन R होता है, तो E की वैल्यू तेरी क्या हो जाएगी, रूट है PR है, सर्किट तो वही है ना, तो E चेंज नहीं हुआ, बट L जुड़ते तो फिर पावर का फॉर्म बदल जाएगा, फिर Z आ जाएगा, तो P इक्वल टू ERMS IRMS cos phi हो जाएगा। ओके, P इक्वल टू ERMS IRMS cos phi, फिर यहां से I रिप्लेस करेंगे तो V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, बट R बिकम्स Z, तो डियर ये फॉर्मूला इसको P डैश करना पड़ेगा, फिर P डैश इक्वल टू क्या हो गया देखा जाए तो E स्क्वायर अपॉन Z cos phi। ओके, आ जा, तो P डैश इक्वल टू P स्क्वायर, E स्क्वायर क्या है PR, ये तेरा PR, ये तेरा Z cos phi अपने आप में क्या होता है R बाई Z, तो दोस्तों P डैश इक्वल टू P को बाहर ले लो और ये तेरा R अपॉन Z का होल स्क्वायर, P R अपॉन Z का होल स्क्वायर, आंसर आ गया सेकंड। ध्यान दे क्वेश्चन में टोटली प्योर R था तो ये फॉर्मूला आ गया, कुंडली जुड़ते फिर ERMS IRMS cos phi है, cos phi R बाई Z होता है, I रिप्लेस कर देंगे और R अब यहाँ Z बन जाता है, R यहाँ पर Z बन जाता, आंसर आपका सेकंड हो गया। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन 259 वो कहता वोल्टेज सिग्नल तो है V नोट साइन ओमेगा टी अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर। देखो भाई एक बात जानते हैं अपन, आइडियल कैपेसिटर पे AC का कंजप्शन 0 होता है, चाहे आइडियल कैपेसिटर हो चाहे आइडियल इंडक्टर हो, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों पे फाई क्या होता है 90, कोस 90 क्या होता है 0, P इक्वल टू ERMS IRMS कोस फाई। तो दोस्तों यहाँ पावर क्या होगी 0, स्पष्ट है। एक पूर्ण चक्कर में संधारित्र C वोल्टता स्रोत से कोई ऊर्जा उपयुक्त नहीं करेगा। 259 का दोस्तों आंसर क्या हो गया हमारा, एक नंबर। फिर सुन लो, प्योर L और प्योर C का फाई 90 होता है, कोस 90 0 हो जाता है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 260 क्या कहता है, इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर ये, रेजिस्टर ये, कनेक्टेड सीरीज, दिस वोल्टेज। तो दोस्तों पावर लॉस इन एसी सर्किट, देख भाई पावर लॉस इन एसी सर्किट का फंडा है ERMS IRMS cos phi। ओके डियर, ERMS IRMS cos phi आ जा भैया। तो ERMS तो तेरे सामने, इसका पहले भैया तेरे को क्या निकालना पड़ेगा लड़के, इसका Z निकालना पड़ेगा भाई, मामला थोड़ा बड़ा भाई है। ये क्वेश्चन 16 में आया हुआ है। देख भाई Z निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेल निकालना पड़ेगा, XC निकालना होगा, R निकालना होगा, उसके बाद आपको Z निकालना होगा। तो लो मैं एक सॉल्यूशन जो मैंने कर रखा है उसके हिसाब से कहूँ तो एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी, XC की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें X की वैल्यू ऑलमोस्ट 52 ओम आएगी, X की वैल्यू ऑलमोस्ट 52 ओम आएगी। और दोस्तों R की वैल्यू अगले ने आपको क्या दे रखी है भैया, पहले से ही 40 ओम दे रखी है। इससे दोस्तों अपन Z निकालेंगे वो 65.6 आएगा और P इक्वल टू ERMS IRMS cos phi इन सब की गुणा भाग करेंगे तो ये लगभग 0.5 वाट आएगा। इसकी कैलकुलेशन अजीब सी है भाई, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। देखो एक्सेल कैसे निकालेंगे, चलो एक्सेल क्या होता है ओमेगा L, क्या है ओमेगा, ये रहा बता दो तेरे को मैं 340, ठीक है। L अब गुणा भाग, XC क्या होता है 1/ωc, एक्सेल XC निकाला 52 ओम आ गया, R कितना है 40 ओम है। इसको करेंगे क्या निकालेंगे अपन Z, तो इसका Z दोस्तों कितना आएगा बता दूं आपको मैं, इसकी Z की वैल्यू है 65 ओम के अप्रोक्सीमेट। ओके डियर, उसके बाद तेरे को पीछे ERMS IRMS cos phi, तो ERMS IRMS cos phi इसको अपन क्या करते हैं I को गायब कर देंगे क्योंकि हमें E सप्लाई दे रखी है। तो आप जानते हो जब भी ऐसी बात बन जाती है तो इसको गायब करते हैं, तो E स्क्वायर IRMS Z cos phi क्या होता है R बाई Z, ये लो जी, ठीक। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है। ओके, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 261 क्या कहता है कि LCR सर्किट में अगला इतना ही कहता है कि इसकी बेस्ट ट्यूनिंग क्या हो। तो बेस्ट ट्यूनिंग का मतलब
क्वालिटी फैक्टर, उसका फॉर्मूला होता है 1/r√L/c। अब भैया पहला ऑब्जेक्ट चेक करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका सेकंड जो है, या मैंने कर लिया, आप भी कर लो। एग्जाम में ये प्रॉब्लम मैं फिर से कहता हूँ नहीं आती है, बहुत कम चांस होते हैं, आपने करना पड़े, रास्ता नहीं भैया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। एक सिंपल क्वेश्चन है कि एक सर्किट है, एल बी है, सी बी है, आर बी है, ओके, और ये आपकी एसी सप्लाई है। अब इनके टर्मिनल्स पे अगला साहब कहता है रेजिस्टेंस पे 80 वोल्ट है, तो ये क्या है 80 वोल्ट है। कैपेसिटर पे क्या है 40 वोल्ट है, ओके डियर। और तेरे इंडक्टेंस पे कितना है 100 वोल्ट है, ओके। ये सप्लाई होगी, तेरे को इसका कोस फाई चाहिए। देख भाई सीधा सीधा है, रेफरेंस बना, तू जानता वी आर इधर होता है, वी एल आगे होता है, वी सी पीछे होता है। आजकल कैपेसिटर में करंट आगे होती है, ठीक है, कैपेसिटर में करंट आगे होती है, ठीक है ना, संधारित्र में धारा आगे होती है हिंदी में। तो करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे होगा, तो ये वीसी है, ये वीएल है। तेरे सामने वीएल कितना भैया, वीएल है 100 वोल्ट, वीसी कितना है 40 वोल्ट। तो दोस्तों इनका डिफरेंस क्या होगा 60, और ये तेरा कितना डियर 80 वोल्ट। तो अब मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं कि इधर एक 80 वोल्ट है, ये क्या है वी आर, और ये तेरा क्या है VL माइनस वीसी, VL माइनस वीसी कितना है डियर 100 माइनस 40 कितना हो गया 60 वोल्ट। अब थोड़ा ध्यान दे, ये 60 है, ये 40 है, तो ये क्या हो जाएगा 100 है, लंब का स्क्वायर आधार का कर्ण का स्क्वायर, ओके डियर। ये एंगल तेरा फाई, ये कितना है 80, ये कितना है 60, ये कितना 100, क्या होता कोस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो कितना हो गया 80/100 0.8, ये ले, ओके थैंक यू। हाँ डियर, एक ठीक सी प्रॉब्लम हम लोग बोर्ड पे करने जा रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, बट इसको पूरा आपको करके दिखाता हूं क्योंकि जरूरी है, कैलकुलेशन करने से एक आपका बढ़ता कॉन्फिडेंस। देखो डियर, आप मेरे साथ हो, ये एक एल सी आर एक कोई सर्किट है, सप्लाई एसी है। देखो डियर, साफ कहता है एल की वैल्यू क्या है 20 मिली हेनरी, इसकी वैल्यू क्या है 100 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू क्या है 50 ओम, और सप्लाई तेरे सामने सामने है 10 साइन 314t। तू थोड़ा बोल हो सकता है भाई, बड़ा पूरा करूंगा इसको भाई मैं। अब डियर साहब कहता मुझे पावर लॉस चाहिए। इस प्रकार के सर्किट का एक ही पावर लॉस है ERMS IRMS कोस फाई। मुझे IRMS नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको चेंज कर दूंगा IRMS, क्या ERMS इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाई Z। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू ERMS अपॉन Z। कोस फाई क्या है R/Z, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो, कर दिया यहां तक। अब तू जानता ERMS क्या होता है E0/2 यानी E0/2। चलो थोड़ा सा मैं इसको और आगे तेरे ले लूं, तो ये तेरा क्या बना P इक्वल टू ERMS का स्क्वायर अपॉन R/Z का स्क्वायर। ERMS क्या होता है E0/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा E0 स्क्वायर बटे 2 R स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर। ओके डियर, अब मैं तेरे लिए इसकी बात पूरी कर लूं तो ये मेरा बन गया E0 स्क्वायर बटे 2 R स्क्वायर बाई Z स्क्वायर। ओके, Z दोस्तों आप जानते हो क्या होता है, Z होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां मैं XL निकालूंगा, वो क्या है ओमेगा L। ओमेगा तेरे सामने कितना है 314, ठीक है ओके डियर। और L कितना है 20 मिली हेनरी, तो ये तेरा 20 मिली हेनरी मिलेगा मतलब 10 टू पावर -3। तो ये तेरा 8 2 6 एक 0 और लगा 10 टू पावर -3, ये आ गया तेरा 6.2 आ गया। अब तू ऐसे XC निकाल, मैं तेरा काम कर रहा हूं भाई, 1/ओमेगा C। ओमेगा तेरा क्या है वही 314। C क्या है क्वेश्चन में आ जा, C है तेरा 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 तो नीचे ले ले, माइक्रोफेरेड को ऊपर ले जा। इसको दोस्तों अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था, आपका आंसर आया मैं बता दूं देख के आपको 31 ओम। ये लो डियर, ये 31 ओम है, ये आपका 6.2 है। इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारी Z की वैल्यू 56 आ जाती है, बस याद रखो Z की वैल्यू 56 आ जाती है बस। ओके, अब ये सारी वैल्यू पुट, E0 का मान क्या है 10,
आर का मान क्या है दिया हुआ, जेड का मान क्या निकाल दिया 56, और मैंने बाकायदा पूरी कैलकुलेशन की है। इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों 0.79 वाट। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 264 हम जानते हैं U इक्वल टू होता है हाफ L I स्क्वायर। मुझसे क्या पूछता अगला L, तो L क्या हो गया 2U अपॉन I स्क्वायर। 2U बोले तो एनर्जी कितनी भैया 25 मिली 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 10⁻³ I बोले तो 60 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ओके, अब देख सीधा करूं तेरे लिए, ये देख 25 को 2 से गुणा कर 50, ये तेरा 3600 और ये गुणा 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻6 तो सिखाऊं करना मैं, ये 2 पॉइंट इससे कम कर तो क्या बचेगा -4, एक इससे कम कर क्या बचा -2, तो तेरा क्या बचा 5/36, ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा +2, ये हो गया 500। दोस्तों लगभग 500 में आपको 36 से डिवाइड करना है। 500 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार भाग जाएगा। ओके डियर, फिर क्या बचेगा आपका 20 बचेगा, फिर आपका भाग लगभग 3 बार जाएगा, तो आंसर तो करीब करीब वही आ रहा है। तो आंसर आपका 13.89, आंसर आपका सेकंड आ गया। और क्या करें भाई। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं भाई। तो आज दोस्तों 18 अप्रैल की क्लास से शूट कर दी है, रात की 10:30 बज रहे हैं भाई इस समय। आज दिन में किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो आज 18 अप्रैल की क्लास शूट है। कल 19 अप्रैल की शाम तक आपके पास आ जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन में जाती है, वहाँ ये सेट होती है। ओके डियर, तो कहने का मतलब ये टोटल 360 क्वेश्चन मुझे करवाने थे, जिसमें ये 264 हो पाए हैं अभी तक, है ना, आपको अब तक जो मिले हैं। और ये हमारा 11वां लेक्चर है। 10 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं, ये 11वां लेक्चर आपका अपलोड हो रहा है। ओके डियर, मस्त रहें, बढ़िया रहें, ठीक है भाई। और आप सब जानते हैं 16 अप्रैल से आपके अपने CLC 11-12 फाउंडेशन और टारगेट कोर्सेज की वीडियो क्लासेज, जिसको अपन ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर चुकी हैं। आप जो भी आपके नोन हैं, जो भी तो देख रहे हैं, आप सबको CLC की वीडियो क्लासेज ज्वाइन करके अपने समय को बचाना चाहिए, समय का प्रॉपर सदुपयोग करें। बाकी आपको कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, कोई डिमांड हो, कोई शिकायत हो, तो 9928738888 मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ओके, थैंक यू। जय CLC।